बच्चों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे, साथ साथ जरूरी भी है। हम लोग इस समय मुगल कालखंड को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम 12 वीडियो देख चुके हैं, टोटल 12 वीडियो देख चुके हैं। ये पार्ट 13 है, ठीक है। ये पार्ट 13 है। इसके अंतर्गत मैं आज आपको बताऊंगा कि तुर्की फारसी इन दोनों भाषाओं का कब और किसने प्रयोग किया मुगल शासकों में, और उसके बाद कैसे फारसी भाषा हिंदी के समागम के साथ आगे उर्दू के रूप में नई भाषा को जन्म देती है। जो उर्दू है वो फारसी और हिंदी तथा हिंदी की जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, क्षेत्रीय बोलियां थी, उनके समावेश से आगे निकल कर आई, सामने से प्रस्तुत हुई हैं। या उर्दू जो है ये फारसी और हिंदी की क्षेत्रीय भाषाओं का मिला जुला स्वरूप है। तो ये कैसे बनकर तैयार हुआ, कैसे दरबार की भाषा फारसी बनी, कैसे तुर्की बनी और कैसे बाद में उर्दू और हिंदी का सम्मिश्रण हमारे सामने उपस्थित हुआ। तो तुर्की से फारसी, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं इतिहास कक्षा 12 पार्ट 9 और चैप्टर का नाम है मुगल दरबार व इतिवृत्त। स्टार्ट में मैंने लिख दिया है 16वीं 17वीं सदी। हो गया। पार्ट है आपका 1-3, ठीक। ये है आपके वीडियो की इंट्रो। अब आइए शुरू करते हैं। तुर्की से फारसी, ये हमारा टॉपिक है। तुर्की से फारसी। बच्चों, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी, लेकिन अकबर के समय से फारसी भाषा को दरबार की भाषा का दर्जा मिला। फारसी भाषा बोलने वालों को अधिक सम्मान मिलता था। तो ये क्या कारण था कि अकबर के द्वारा फारसी भाषा को अपनाया गया और बाबर ने तुर्की को अपनाया। तुर्की भाषा को महत्व देना बाबर के लिए क्यों आवश्यक था, और कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनी कि उस भाषा को छोड़कर अकबर ने फारसी को अपना लिया, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो जो दरबारी इतिहास था, दरबारी इतिहास मूल रूप से मतलब ज्यादातर मूल रूप से फारसी में लिखे गए। फारसी में लिखे गए। दिल्ली के सुल्तानों के काल में, अब होता क्या है, परिस्थितियां कैसे बनती हैं। तो दिल्ली के सुल्तानों के काल में, दिल्ली के सुल्तानों के काल में का मतलब है मुगल काल के जो शासक थे, ठीक। बाबर के बाद जो शासक आए हैं मुगल काल में, या बाबर रहा है या इससे पूर्व जो शासक हुए हैं दिल्ली सल्तनत में, इन सब की बात हो रही है। यानी भारत के जो सबसे लीडिंग शासक रहे हैं, लीडिंग एम्परर्स रहे हैं, उनकी बात हो रही है। तो दिल्ली के सुल्तानों के काल में उत्तर भारतीय भाषाओं, तो उत्तर भारतीय भाषाओं में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा क्या है, हिंदी, अवधी, राजस्थानी, बघेली एक्सेट्रा, ऐसी कुछ है, ठीक। जो भाषाएं ज्यादातर उत्तर भारत की हैं और ये एक विस्तृत दायरा रखती हैं अपना। इनको बोलने वाले उत्तर भारत में भी मिलेंगे, मध्य में भी मिलेंगे और दक्षिण भारत में भी आपको मिल जाएंगे, अपनी लोकल लैंग्वेज के यूज करने वाले, ठीक। तो होता क्या है कि दिल्ली सुल्तानों के काल में उत्तर भारतीय भाषाओं, विशेषकर ये भाषाएं तो बहुत सी थी, लेकिन इसमें से विशेषकर हिंदी,
व इसकी क्षेत्रीय भाषाएं। अब हिंदी व इसकी क्षेत्रीय भाषाओं में मतलब वही आ रहा है, अवधी हो गई, बुंदेली हो गई, खड़ी बोली हो गई, ये सब क्या है, इसकी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। स्थान के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार ये अपने स्वरूप में थोड़ा सा परिवर्तित हो जाती है। ब्रज भाषा हो गई, मैथिली हो गई, अवधी हो गई, खड़ी बोली हो गई, बुंदेली हो गई, ये सब क्या है, हिंदी की ही भाषाएं हैं, हिंदी की ही मिली जुली भाषाएं हैं, लेकिन अपने स्थान के अनुसार अपनी जुबान में यानी अपने बोलने के तरीके में थोड़ी सी परिवर्तित हैं, बदले हुए स्वरूप में हैं। तो उत्तर भारतीय भाषाओं में विशेषकर हिंदी व इसकी क्षेत्रीय भाषाओं, क्षेत्रीय भाषाओं के साथ, इनके साथ फारसी, पुष्पित, पल्लवित, ठीक। देखिए इसमें कहने का मतलब क्या है कि दिल्ली सुल्तानों के काल में उत्तर भारतीय भाषाओं, खासकर हिंदी व इसकी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ फारसी, दरबार और साहित्यों की भाषा के रूप में खूब पुष्पित, यानी हिंदी क्या है, फारसी के साथ दरबार में आम बोलचाल की भाषा के रूप में तथा उन दरबार के साहित्यों के लेखन में इन सब के साथ यह खूब प्रयोग की गई इसकी क्षेत्रीय भाषा है, ठीक। यानी सिंपल सा है कि जो फारसी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में हिंदी के मुहावरे, हिंदी के वर्ड्स, हिंदी की जो भी सेंटेंस हैं वो साथ साथ यूज करते हुए यानी मिक्सअप करके फारसी को बोला जाता था। दरबारी भाषा जो होती थी वो भी मिली जुली होती थी, हिंदी और फारसी की मिली हुई, और साथ ही साथ जो साहित्य की रचना की गई उसमें भी हिंदी के, फारसी के साथ साथ हिंदी के शब्दों का प्रयोग। लेकिन ओवरऑल इसका कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि उत्तर भारतीय भाषाओं में खासकर हिंदी व उसकी क्षेत्रीय भाषाओं का फारसी भाषा के साथ, शासक के दरबार में और उसके बाद साहित्य की रचना में खूब बढ़ चढ़ कर प्रयोग किया गया, ठीक। अब इसके आगे मुगल जो है उनकी बात कर लेते हैं हम। मुगल बताया जाता है ये चगताई तुर्क थे, चगताई तुर्क थे। इन्हें, इनकी जो मूल भाषा थी, मदर टंग थी, मूल भाषा वह थी तुर्की। बाबर ने तुर्की का प्रयोग किया, तुर्की भाषा का प्रयोग किया। इस तुर्की भाषा के प्रयोग का उदाहरण क्या है हमारे पास, बाबरनामा। जी हाँ, बाबरनामा जो है ये तुर्की भाषा में लिखा गया है, इसका अनुवाद बाद में फारसी में किया गया है, ठीक। तो जब कभी पूछा जाएगा बाबर नामा मूल ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, तुर्की, और अनुवादित किस भाषा में है, फारसी, ठीक। ये तो होगी बाबर की कहानी। लेकिन अकबर के कालखंड से इस तुर्की के स्थान पर फारसी को अधिक महत्व दिया गया। अब इसका क्या कारण था, अकबर क्यों फारसी को ज्यादा महत्व दे रहा है, कोई ना कोई रीजन होगा। एक दूरदर्शी शासक, स्वतंत्र चिंतन रखने वाला, महत्वाकांक्षी शासक, साथ ही साथ उसकी नीतियों से अधिकांश भारतीय, उत्तर भारतीय क्षेत्र उसके कब्जे में है, यानी कि बड़े दृष्टांतता के साथ, बड़ी अपनी दूरदर्शी सोच के साथ अपने कार्यों को अंजाम देने वाला व्यक्ति यदि अपनी मूल भाषा में परिवर्तन कर रहा है तो क्या चाहता है भाई। अगर हम किसी के सामने अपनी बहुत ही मदर टंग यानी जो हमने जन्म से सीखी है हिंदी, उसका प्रयोग ना करके बल्कि अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या है, हम दिखाना चाहते हैं कि हम भी अंग्रेजी जानते हैं। यही तो है, अंग्रेजों के सामने अंग्रेजी बोल रहे का मतलब क्या है, यही तो है कि आपकी भाषा मैं भी जानता हूँ, यानी आपके कल्चर से मेरा कल्चर मिलता जुलता है। ठीक यही कॉन्सेप्ट था अकबर का। आइए देखते हैं कि अकबर की कहानी क्या है भाषा के संबंध में।
तो ये जो अकबर है, अकबर ने फारसी को दरबारी भाषा बनाया। अकबर ने फारसी को दरबारी भाषा बनाया। दरबारी भाषा का मतलब उसके राज दरबार में जो भी कार्य होंगे, बोलचाल से लेकर पत्र लेखन और आदेश अध्यादेश तक सभी फारसी भाषा में निकाले जाएंगे। अब मान लीजिए कोई ऐसी लैंग्वेज है जिसको कह दिया गया कि अब आज से सरकारी कार्यों में इन्हीं का प्रयोग होगा, उस लैंग्वेज को आप जानते हैं और बाकी 10 लोग आपके साथ के नहीं जानते, तो ऐसे में क्या होगा, आप उन 10 में स्वयं को श्रेष्ठ समझेंगे और वह 10 भी आपको थोड़ा सा श्रेष्ठ समझेंगे कि आपको वो लैंग्वेज आती है जो हमको नहीं आती है। ठीक, तो यही हुआ, दरबारी भाषा बनाया। और दरबारी भाषा बनाने के कारण ही जो इसके जानने वाले थे, जानकार थे, उन्हें अधिक सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। ये हो गया कंफर्म, देखा जाने लगा। लेकिन कारण क्या था कि फारसी को बना लिया अपनी दरबारी भाषा, तुर्की भाषा को छोड़कर, हम हिंदी को छोड़कर अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? हम उसका बहाना यही बताते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, वैश्वीकरण का दौर है और विश्व में अंग्रेजी ही सर्वोपरि है, हर जगह मिल रही है। तो इसीलिए फारसी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी देखेंगे। फारसी का कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि जो ईरान क्षेत्र था, ईरान से यह अपने प्रगाढ़ संबंध रखना चाहता था, प्रगाढ़ संबंध रखना चाहता था और यह दिखाना चाहता था कि ईरान नहीं, हे ईरान, मेरे प्यारे ईरान, मेरे प्यारे ईरान, मैं भी आपकी ही तरह हूं। ठीक, ये कौन दिखाना चाह रहा है? ये अकबर दिखाना चाह रहा है ईरान के शासकों को, यानी कि एक इनडायरेक्ट वे में जो सपोर्ट है, समर्थन है, वो ये तैयार कर रहा है अपने पक्ष में, इसीलिए इसको अपनाया था। अब आगे देखेंगे फारसी का प्रत्यक्ष प्रयोग, अप्रत्यक्ष प्रयोग, हिंदी का समावेश और फिर उर्दू का उदय। ये तीनों चीजें कैसे शुरू होती हैं, यहाँ तक तो हमने देख लिया। इसमें कुछ चीजें और हैं। जहां पर फारसी का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग नहीं होता था, यानी कुछ स्थान ऐसे भी रहे होंगे जहां पर प्रत्यक्ष रूप से फारसी का प्रयोग नहीं होता था, तो वहां पर क्या होता था, वहां पर शब्दावली व मुहावरों के द्वारा प्रभावित किया। ठीक, ओवरऑल फारसी ने पूरे देश की व्यवस्था को, भाषा को प्रभावित किया। जहां प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग नहीं होती थी, वहां की लोकल लैंग्वेज में, लोकल डायलॉग में इनके वर्ड्स, इनके मुहावरे उदाहरण के रूप में या नई नवीनता के प्रयोग के रूप में वहां पर इस्तेमाल किए जाने लगे। यानी यत्र तत्र सर्वत्र फारसी का प्रयोग धीरे धीरे शासन सत्ता में प्रयोग होने के कारण आरंभ हो गया, तेजी से होता गया। इस प्रकार फारसी, अभी हमने देखा कि क्षेत्रीय भाषाओं का फारसी के साथ समावेश हो रहा है, तो क्या होगा, इस प्रकार फारसी के हिंदी के साथ मिलने से एक मिली जुली नई भाषा का उदय हुआ। ठीक, नई भाषा का उदय हुआ। वो भाषा कौन सी थी, ये आप लोग जब वीडियो देख रहे होंगे उसके बाद में बताएंगे। ठीक, उसका उदय हो गया। ठीक, अब इसके जो उदाहरण है उनको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद में इसको वीडियो को खत्म करेंगे, एंड करेंगे।
जैसे मैंने पहले बताया था कि तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखी गई, उसका ट्रांसलेट हुआ फारसी में। अब हम देखते हैं कि अकबर कौन सी भाषा को पसंद करता था, बताइएगा। अकबर पसंद करता था फारसी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि अकबर के कालखंड में जो भी ग्रंथ लिखे गए होंगे मान्यता फारसी में ही लिखे गए होंगे अधिकांश, और लिखे भी गए ज्यादातर, तो फारसी पसंद करता था। अकबरनामा फारसी में लिखा गया। अकबरनामा फारसी में लिखा गया। बाबरनामा तुर्की में। बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया। महाभारत अकबर के कालखंड में इसका अनुवाद किया गया। चलिए अनुवाद किया गया किसके काल में, अकबर के काल में, जिसका नाम रखा गया रज़्मनामा, ठीक, यानी युद्धों की पुस्तक। ठीक, ये हो गया युद्धों की पुस्तक रज़्मनामा के रूप में। रामायण का भी फारसी में अनुवाद किया गया। फारसी में अनुवाद हुआ। तो इस तरह से हम देखेंगे, अगर पूछा जाए कि महाभारत और रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ, तो हुआ अकबर के शासनकाल में। महाभारत का नाम जो मिलता है अनुवाद के बाद वो मिलता है रज़्मनामा। इस तरह से हमने देखा कि कैसे उर्दू भाषा का जन्म हुआ और जो मुगल काल के शासक थे वो कैसे अपनी भाषाओं का प्रयोग करते थे, कौन सी भाषा का प्रयोग किसने किया, और उसका समागम जो था, जो मिलन था, वो किसके साथ कैसे हुआ, कौन सी भाषा किससे मिली और फिर नई भाषा कैसे बनी। ठीक, ये सारी चीजें हमने इसमें देखा है। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो हमारा पांडुलिपियों से संबंधित होगा कि मुगल काल में जो शासक थे उन्होंने पांडुलिपियों की संरचना कैसे तैयार की, उनके संरक्षण का काम क्या था और उनके निर्माण में उनका पूरा स्टाफ जो था वो कौन कौन से लोग होते थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए मेहनत से। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक।